हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला ब्रांच शुरू होने वाला है। मोनोटोनिसिटी पार्ट 3 है आपका। तो बेसिकली देखो, इस पार्ट से आपको पूरा कैलकुलस का जो डिफरेंशियल कैलकुलस का इतना दिन से जो मेहनत किए हो, जो पूरा सम अप है वो करेंगे हम, है ना। तो ये 3 पार्ट कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं आता है तो आप एडवांस में तो आप बड़ा दिक्कत में आने वाले हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेक्शन के ये जो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 है, दैट इज पार्ट 3 में हम मोनोटोनिसिटी को कवर करेंगे, पार्ट 4 में हम रॉलिस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखने वाले हैं, एंड पार्ट 5 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा। तो ये तीनों के तीनों पार्ट एक चेन है। अगर एक पार्ट समझते नहीं हो तो दूसरे पार्ट में डेप्थ में समझने में आपको दिक्कत होगा, और अगर ये तीनों पार्ट आपको कहीं ना कहीं खराब चला गया तो आईटीजे एडवांस तो आपको बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे ये सब के ऊपर। और कहीं ना कहीं अगर ये आपको नहीं आता है ये तीनों पार्ट, तो आपका कैलकुलस का वो फील आपको कभी भी नहीं आ सकता जो आना चाहिए। ठीक है, बट अदरवाइज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना, कुछ ब्रांच से कुछ क्वेश्चन बनाते नहीं है मिक्स करके, तो इसीलिए मेंस में या फिर बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। बट आईटीजी एडवांस में आप दिक्कत में आने वाले हो अगर आप चीजों को ध्यान से समझोगे नहीं, है ना। पार्ट 3 ऑनवर्ड्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट नॉर्मल रेट मेजरमेंट ये सबसे सवाल पूछता नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 से 3 सवाल तो पक्का आना ही है, और जो भी आएगा वो यही से आता है। ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सेक्शन है वही है। लिमिट से सवाल देगा, डिफरेंशियबिलिटी देगा जहां पे कंटिन्यूटी इन्वॉल्व होगा अपना आप। ठीक है, तो लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से देना ना देना वो बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन ये 3 पार्ट में जाम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पूरा आपका नजर वहीं पे होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। लिमिट्स हो गया हमारा, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, और ये 3 पार्ट, दैट्स इतना आता है किसी को तो पूरा कैलकुलस आता है, मान लो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 3, दैट इज आपका मोनोटोनिसिटी। काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी की तरह। ठीक है ना, इतना भी नहीं, खैर इससे भी अच्छा चैप्टर आएगा आगे, आपका थ्योरम्स आएगा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, ये भी बड़ा क्लासिकल चैप्टर है। बट इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 4-5 साल में तो एडवांस में बड़े बड़े सवाल आए हैं, आप शीट देखेगा तो पता चलेगा। ठीक है, चलो, और क्योंकि आना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलस का हार्ट है ना। ये अगर किसी को समझ आता है तब जाकर के पता चलता है, अच्छा जो हमने लिमिट्स पढ़े थे इसीलिए पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे इसीलिए पढ़े थे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सब के लिए पढ़े थे। समझ में आ रहा है ना। जब उसका एप्लीकेशन किसी चीज का पता चलता है ना, तब जाकर के वो आपको संतुष्टि मिलता है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो अटपटा सा लगता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं। मोनोटोनिसिटी, है ना। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? मोनोटोनस नेचर, दैट इज या तो कोई थ्रू आउट द गिवन इंटरवल अगर अपने आप को इंक्रीजिंग नेचर में ही मानता है, या फिर थ्रू आउट द गिवन इंटरवल वो अगर डिक्रीज ही करता रहता है, ठीक है, तो उसको अपन मोनोटोनिक नेचर बोलेंगे। ठीक है ना, दैट इज, आप सिंपली इतना सा बोल सकते हो। इसमें बहुत रोक टोक आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैं डिटेल में आपको बोल के दूंगा, बट अभी के लिए आप इतना सा समझ सकते हो कि या तो नॉन डिक्रीजिंग या तो नॉन इंक्रीजिंग, ऐसे आप बोल सकते हो। समझ आ रहा है ना, या तो डिक्रीज बिल्कुल नहीं करेगा या तो इंक्रीज बिल्कुल नहीं करेगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये नेचर होना चाहिए, है ना। जो भी डोमेन में आपको फंक्शन का मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा, आप वही चेक करोगे क्या उस डोमेन में फंक्शन जो है वो पूरा नॉन डिक्रीजिंग है या पूरा नॉन इंक्रीजिंग है। उन दोनों में से कोई भी अगर एक हो जाता है तो वो मोनोटोनिक नेचर का होगा। उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग, वो सब बहुत सारे बात आएंगे जो अपन करेंगे एक एक करके। बट मुद्दे का चीज आपको यह समझना है, या तो नॉन डिक्रीजिंग या तो नॉन इंक्रीजिंग। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि मैं शुरू कर रहा हूं एक फंक्शन f(x), जिसको मैं ऑलरेडी मान के रखा हूं कि ये फंक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्या है ये फंक्शन? डिफरेंशिएबल है, जिसमें हम बात कर रहे हैं जिस इंटरवल में, या फिर पहले बात कर लेते हैं मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, फिर हम गिवन इंटरवल में देखेंगे मोनोटोनिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट में मैं मोनोटोनिसिटी चेक करने जा रहा हूं, उस पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है बोल के मैं मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोनोटोनिक होने के लिए उसका फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा या कंटीन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं भी होता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है, तब भी उसको मोनोटोनिक बोल सकते हैं हम। ठीक है, कैसे, वो एक एक चीज अपन देखने वाले।
तो ध्यान से देखो तो आप यहां पे बेसिकली क्या बोल सकते हो, है ना। मैं आपको बेसिक पहले समझा देता हूं, थियरी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, अगर एक एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का बाद में कर रहा हूं, पहले बेसिक फंडा मैं आपको बताता हूं। आपको x इक्वल टू ए पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने मान लो जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे ना, उसी तरीके से मैंने आपको बोला कि x इक्वल टू ए पे आपको क्या चेक करना है, मोनोटोनिक नेचर चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट एट x इक्वल टू ए, दैट इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, आपको बताना है। अच्छा, तो वो चीज सोचने के लिए आप क्या सोचे, आपने एक रूल बनाया। वो क्या रूल, वो कैसे आया अपन समझाते हैं आपको। कि आपने ये बोले कि देखो जिस पॉइंट में हमारे को चेक करना है ना, मैं उस पॉइंट से थोड़ा पीछे जाऊंगा, फंक्शन का वैल्यू चेक करूंगा, अगर और थोड़ा आगे जाऊंगा फंक्शन का वैल्यू चेक करूंगा, ठीक है। थोड़ा पीछे आया मतलब a माइनस एच, थोड़ा आगे गया मतलब a प्लस एच, ठीक है। तो दोनों जगह पे फंक्शन का वैल्यू चेक किया। अगर दोनों जगह पे फंक्शन का वैल्यू जो आएगा वो डायरेक्टली इस इनइक्वालिटी को अगर फॉलो कर रहा है तो फंक्शन को मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, इंक्रीजिंग बोल सकता हूं। क्लियर है क्या मेरी बात, समझ में आ रहा है ना। एट दैट पॉइंट फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, इंक्रीजिंग बोल दूंगा। क्लियर है। बोले तो सर ये कैसे, ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आ, जरा समझा के दो। अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करोगे ना तो आप आराम से खुद से ही समझ जाओगे, इतना डेवलप कर दिया था मैंने आपको फंक्शन में। जरा ध्यान से देखो, ये मेरा कोई भी एक कर्व है मान लो, ठीक है। तो किस पॉइंट पे आप चेक करने वाले हो, इसको मैंने कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रखा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल जो होगा, ठीक है। तो एट x इक्वल टू ए फंक्शन का वैल्यू देख तो क्या है, f ऑफ a है, समझ में आ रहा है ना। अभी एट x इक्वल टू a माइनस जो है फंक्शन का वैल्यू जो है वो f ऑफ a से कम है ना, और x इक्वल टू a प्लस h में जो फंक्शन का वैल्यू आपको दिख रहा है वो a से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियरली ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है ना कि f ऑफ a प्लस h इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h। तो ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है, तभी तो अपन x इक्वल टू a पे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, समझ आ रहा है ना। तो आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग अगर हो गया तो क्या होगा, वो आप खुद से सोच करके देखो, ठीक है। x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू a माइनस h पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, और x इक्वल टू a प्लस h पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, उन तीनों में बड़ा कौन होगा, a माइनस h वाला बड़ा होगा। मतलब जस्ट ये इनइक्वालिटी अगर रिवर्स हो जाता है तब तुरंत मैं उसी पॉइंट पे फंक्शन को क्या बोल दूंगा, डिक्रीजिंग बोल दूंगा। क्लियर है क्या मेरी बात, उसी पॉइंट के मैं फंक्शन को क्या बोल दूंगा, डिक्रीजिंग बोल दूंगा, डिक्रीजिंग। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर जिस पॉइंट में आपको फंक्शन का वैल्यू मोनोटोनिसिटी चेक करना है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर आपको चेक करना है, उस पॉइंट से जस्ट पहले अगर फंक्शन का वैल्यू उससे छोटा है और उस पॉइंट के जस्ट बाद जो फंक्शनल वैल्यू आएगा वो अगर उस पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है, दैट इज अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है तो अपन क्लियरली फंक्शन को क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आगे जाकर के वो डिक्रीज हो भी सकता है, मैं बस उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो सिमिलरली अगर जस्ट इनइक्वालिटी रिवर्स होता है अकॉर्डिंग टू दिस, जो कि आपको समझ आ रहा होगा सिंपली, तो फंक्शन को अपन जो है वो क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a प्लस h, a माइनस h पे बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है ना। a से पहले वाले पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, a पे वैल्यू बीच में है और a प्लस h में कम हो गया, बिकॉज फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है। समझ में आ रहा है ना। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं हुआ तो फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीजिंग भी नहीं बोल सकते, डिक्रीजिंग भी नहीं बोल सकते। बोले सर एग्जांपल दिखाओ, जैसे कि मान लीजिए तेरा अपवर्ड पैराबोला हो गया, x बराबर a पे अगर मैं बात करूं और a माइनस h और a प्लस h, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, a माइनस h a से बड़ा और a प्लस h भी a से बड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली अपन बोल सकते हैं कि ना फंक्शन इंक्रीज करेगा उस पॉइंट पे, ना डिक्रीज करेगा, दैट इज फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं पूरा डोमेन में अभी तक बात करना शुरू नहीं किया, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मोनोटोनिसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट में बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो ये है आपका बेसिक रूल, ठीक है। अभी अगर मैं आपका शीट वगैरह में देखोगे आप डेरिवेटिव यूज करके लिखा गया है, बट अगर मैं बेसिक से डेरिवेटिव भी आपको बताऊं तो जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तब आप क्या करोगे, तब आपके पास कोई चारा नहीं होगा, तब आपको इसी के थ्रू सोचना पड़ेगा, ये बेसिक फंडे के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा तब, ठीक है ना। तो जब डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन तब डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट लगाएंगे,
जो कि आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट वही होता है मोनोटोनिसिटी का, बाई थ्रू डेरिवेटिव जो हम करते हैं। बट अगर बेसिक फंडे से समझने का प्रयास करते हो तो यही होगा ना मुद्दे का चीज। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? तो जस्ट वही चीज आपको समझना है, दिस इज द बेसिक रूल, है ना, टू डिटरमाइन मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जाकर के मैं उसका डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट के ऊपर डेरिवेटिव वगैरह बातचीत करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, अपना आप समझते जाएंगे एक एक चीज। ठीक है, धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को देखिए और आराम से समझते जाइए। ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है ना। और बस उसी चीज को सही जगह पे सही समय को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस का जरूरत है। ठीक है, चल आगे ध्यान से देखो। आगे मैं बोल रहा हूं आपका डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट जो है मोनोटोनिसिटी का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना, क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, ध्यान से देखिए प्रॉपर्ली। आपको यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कंडीशन निकाल दो। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पे कंडीशन निकाल। अगर यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग तुम बोल रहा है तो यहां पे क्या होना पड़ेगा, ठीक है? या फिर अगर तुम किसी इंटरवल में मान लो यहां से k1 से लेकर के अगर k2 तक तुम पूरा फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल रहे हो, जो कि दिख रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहां पे कंडीशन क्या होगा? अभी हर फंक्शन जो होगा हमारे पास उसका पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर जाकर के ये सब चेक करेंगे क्या? नहीं, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना आता ही नहीं हमें, तो कहां से बनाएंगे? ठीक है, तो ऐसा कोई ना कोई टूल तो बनाना होगा ना कि जिसके थ्रू अपन चेक करें बिना ग्राफ बनाए भी। वैसे के लिए ग्राफ भी तो हम इसी लॉजिक से ही बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंपल ग्राफ्स को देख करके हम वो चीज सोचते हैं और जो सोच करके बना के रखेंगे उसको बड़े बड़े फंक्शंस में अप्लाई कर देंगे, जिसका ग्राफ शायद हम नहीं बना सकते। ठीक है ना, क्लियर? तो बस इसी तरीके से सोचो कि यहाँ पे x इक्वल टू a या फिर k1 से k2 पूरा इंटरवल में क्या हो रहा है फंक्शन के साथ। फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हो क्या रहा है उसके साथ, क्या नेचर आ रहा है? अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि भाई k1 पे अगर मैं देखूं, इसके बाद देखो, इसके बाद कोई भी पॉइंट ले लो सर, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचोगे ना, अगर कोई भी पॉइंट पे सर टेंजेंट खींचोगे ना, तो ये जो टेंजेंट का इंक्लिनेशन है ना सर, वो हर जगह पे क्या दिख रहा है? एक्यूट एंगल दिख रहा है। इंक्लिनेशन क्या होता है एक लाइन का? इंक्लिनेशन क्या होता है? जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता है, उसी को तो इंक्लिनेशन बोलते हैं ना। और उसी इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है उसी को अपन स्लोप बोलते हैं, जिसको डेरिवेटिव में अपन dy बाई dx के नाम से जानते हैं, और इसको हम f डैश x भी बोल सकते हैं। और अगर बताना है तो डिफरेंशिएशन आप रिवाइज कर लो। चलो, आप देख रहे हो कि ग्राफ अगर मेरा इंक्रीजिंग है तो जहां जहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग है हर जगह पे अगर मैं ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट बनाऊं, प्रोवाइडेड कि वो एग्जिस्ट करे, है ना। अभी अगर शार्प कॉर्नर हो जाता है तब तो यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट्स आ जाएगा ना, तो तब क्या देखना है? तब तो बेसिक रूल देखना है। मैं तो बोल ही रहा हूं कि ये डेरिवेटिव टेस्ट में उसी फंक्शंस के लिए बोल रहा हूं जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है ना? जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, मान लो ऐसे कोई मैंने आपको दे दिया कि ये चेक कर, तो ये चेक कर, ठीक है, यहाँ पे गोला लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये मोनोटोनिक है क्या? इस पॉइंट में चेक करके बता दो सर। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो कहा क्या डेरिवेटिव टेस्ट? कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? ये देखो, a पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो यहाँ पे है, और a माइनस एच पे यहाँ पे, a प्लस एच पे यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होगा। अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं तो बता दो ये है क्या? ये है क्या मोनोटोनिक? ये है क्या मोनोटोनिक? आप बोलोगे ये देखो, x इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू ये है, बट a माइनस एच और a प्लस एच दोनों पे ये नीचे है, तो ये भी मोनोटोनिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैं बोलूंगा, बोल तो ये मोनोटोनिक है क्या? ये मोनोटोनिक है क्या? आप बोलोगे सर ये भी तो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a, बट अब स्टिल देखो कि a माइनस एच पे वैल्यू जो है वो a से वैल्यू से छोटा है, और a प्लस एच पे जो वैल्यू दिख रहा है वो सबसे ज्यादा है। मतलब क्या? यहाँ पे ये इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश हो गया। अगर यहाँ पे ये इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश हो गया तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, तब तो हम बेसिक रूल से करेंगे, इसीलिए तो वो पहले बताया। बट जो फंक्शंस कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है
उसके लिए आपको ऐसे पहले चेक नहीं करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है क्या, चलो पहले चेक करते हैं फिर जाकर के वो लगाते हैं। डेरिवेटिव जब निकालोगे ना अपना तभी पता चल जाएगा फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो हम इस डेरिवेटिव टेस्ट में सिर्फ कौन से फंक्शंस की बात कर रहे हैं, वो फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और इन द गिवन इंटरवल, जहां पे भी आपको चेक करने बोला है। ठीक है, तो वैसे के लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि हर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच रहा हूं सर, तो टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है थीटा वो एक्यूट एंगल है, और वो अगर एक्यूट एंगल है तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हो कि थीटा अगर एक्यूट है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आंसर देते हैं। ठीक है ना, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, दैट इज स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहां से हम बोल दूंगा कि अगर फंक्शन जो है वो अगर आपका इंक्रीजिंग टाइप का है, इंक्रीजिंग टाइप का है, तब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप ध्यान से थोड़ा सा देखो कि अगर आपका फंक्शन ऐसे डिक्रीज करता जाता है, अगर आपका फंक्शन ऐसे डिक्रीज करता जाता है, तो हर एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींच रहे हो तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, दैट इज इंक्लिनेशन। ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल आगे जाएगा ना, ये थोड़ी ना इंक्लिनेशन होगा, नहीं, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल वो एक्स इंक्लिनेशन। तो ये सारी जगह पे दिख रहा है कि ये थीटा जो है यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा जो है वो गारंटेड नेगेटिव होगा, एंड दैट्स व्हाई डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। ठीक है ना, तो वही लॉजिक है जिसके थ्रू आपको ये समझना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होता है और फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होता है। अब 1-1 फंक्शन में भरपूर इस चीज को अप्लाई किए हो बहुत अच्छे तरीके से, है ना। 1-1 चेक करने के लिए आप मोनोटोनिसिटी चेक करते थे, तब की बार आप क्या चेक करते थे कि वेदर द फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, पूरा इंटरवल में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों हो रहा है तो दिक्कत है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, और मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट आ जाएगा जो एक मैनी वन फंक्शन का पहचान है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो कुछ इसी तरीके से अपने को समझना है कि डेरिवेटिव टेस्ट बिहाइंड मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दी कि कैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सोचते हैं, बट इनमें भी बहुत रोक टोक आता है। अभी क्या रोक टोक आता है, एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं, मजा आता जाएगा, आपको ध्यान से समझते जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए, प्रॉपरली समझते जाएंगे एक एक करके, छोटे छोटे पार्ट। समझ आ रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पैसे के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे अपन पैसे के लिए करेंगे क्या, देखो तो अभी ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर है ना, यहां पे भी दो प्रकार का बातचीत होता है। ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर है ना, यहां पे भी दो प्रकार का बातचीत होता है। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे मैं इंक्रीजिंग के लिए बता रहा हूं, सिमिलरली सेम फॉर डिक्रीजिंग बता दूंगा मैं, अब चिंता मत करो, जो समझा रहा हूं वो समझते जाओ। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर, ठीक है ना, बुकिश लैंग्वेज बोल रहा हूं, और एक होता है सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। समझ आ रहा है ना, सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं, या फिर उसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं, या फिर उसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं, या फिर उसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सिमिलरली डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग, या तो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलो अभी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बहुत जगह पे ये बताया जाता है, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ही नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बहुत किताब में मेरे को मिला और आपको मिल सकता है कि अगर सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का बात करोगे ना तो वो बोलेगा कि फंक्शन मोनोटोनिक है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इसी को ही मोनोटोनिक मानते हैं, बट ये कंट्राडिक्शन है। मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इसीलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा, और मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में दोनों क्लासिफिकेशन दिया हुआ है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। ये बोलता है, किताब में आप कंडीशन देखोगे
कि अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो बच्चे इसी को समझ के खुश रहते हैं, ठीक है, रख लेते हैं इसको, बस दैट्स इट, और उसे काम नहीं चलता है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर समझे तो क्या यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है ना भाई। सर ये जो इक्वालिटी आप लगा रहे हो, पहले ये तो बोलो कि ये इक्वालिटी कुछ पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए आया या किसी किसी गिवन इंटरवल के लिए 0 हो गया। समझ आ रहा है ना। हो सकता है कि डोमेन है 2 से 5 तक, है ना, और 2 से 5 में सिर्फ 2, 3, 4, 5 4 वैल्यू के लिए इक्वालिटी मतलब फंक्शन डेरिवेटिव 0 हो रहा है, f डैश एक्स 0 हो रहा है, तब भी तो मैं इक्वालिटी लगाऊंगा ना, बिल्कुल लगाऊंगा, बट का फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर किसी इंटरवल के लिए, जो बुक्स वाले लिखते नहीं है पता नहीं क्यों, इसका मतलब है कि अगर फंक्शन किसी पूरा गिवन इंटरवल के लिए वो 0 हो गया, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। दैट इज, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, हर जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग है, सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो तो आ रहा है 3x², ठीक है। अभी एफ डैश एक्स 0 कहां पे हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 हो रहा है x इक्वल टू 0 पे। तो क्या एफ डैश एक्स को मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा, नहीं, एफ डैश एक्स को मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। बट ये पूरा डोमेन में क्या किसी इंटरवल के लिए 0 हो गया, नहीं, किसी पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए 0 हुआ, तो उस वक्त मुझे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना पड़ेगा दोस्त। समझ आ रहा है ना। बट अगर किसी पर्टिकुलर जोन के लिए वो पूरा वैनिश हो जाता है, तब उसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो ध्यान से इस बात को समझो जरा, है ना, कि एफ डैश एक्स 0 है x इक्वल टू 0 के लिए। यहां पे देखो एक्स क्यूब का ग्राफ आप सभी जानते हो, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से होता है। इसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हैं, इसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, है ना। तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो मैं बार बार बोल के दे रहा हूं, इस इक्वलिटी का मतलब है किसी गिवन इंटरवल के लिए 0 हो गया, मतलब ऐसा ग्राफ का बातचीत चल रहा है, ऐसा ग्राफ का बातचीत चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। यहां से यहां तक मैं मोनोटोनिसिटी चेक करने बोला या फिर पूरा रियल नंबर लाइन भी चेक करने बोला, बट आप क्या देख रहे हो कि K1 से K2 पूरा इंटरवल के लिए टेंजेंट जो है अगर बनाएंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज स्लोप क्या हो गया, इस पूरा जोन में आपका dy बाई dx क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो तब की बार इस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग या तो सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। बट डिस्क्रीट वैल्यूज पे आपको, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्क्रीट वैल्यूज पे अगर एफ डैश एक्स 0 मिला तो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है, याद रखना ये बात। जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं, ये सब मैं ग्राफ में आपको ग्राफ भी बनाऊंगा। x प्लस साइन एक्स फेमस फंक्शन है, ठीक है, x प्लस साइन एक्स, अगर आप देखना चाहते हो तो दिखा सकता हूं, है ना। ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस एक्स होगा, क्या ये 0 नहीं होता है, होता है भाई, कहां पे 0 होता है ना, कहां पे 0 होता है, ये ट्वाइस एन पाई पे ये 0 नहीं होता है क्या, जहां पे n बिलोंग्स टू z है। तो यहां पे मैं एफ डैश एक्स को क्या मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोलूंगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स तो 1 माइनस माइनस 1 टू 1 ये हमेशा 0 से 2 तक रहेगा रेंज, बट 0 तो होगा ना, किस वैल्यूज के लिए होगा, ये सारे वैल्यूज के लिए होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसको बोलना पड़ेगा ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल बोलना पड़ेगा, दिस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे जो बिना समझे से रट लेते हो, मास्टर को रटाता है, तो उनका होता क्या है कि यहाँ पे वो जाकर के देखेंगे एफ डैश एक्स 1 माइनस कॉस एक्स आया, और फिर देखेंगे क्या ये तो 0 भी हो सकता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, बट वो ध्यान ही नहीं रखेगा कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स या फॉर इंटरवल्स ऑफ एक्स, फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल और फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स आया, डिस्क्रीट वैल्यू या कोई इंटरवल। अगर डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ये जो इक्वालिटी लगा, ये इक्वालिटी किसी इंटरवल के लिए लगा या डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए लगा, वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए लगा। ये कौन सा वैल्यू है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे के सारे भले ही यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज हो, बट सारे डिस्क्रीट वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग नेचर में होता है, ऐसे होता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ऐसे होता है इसका ग्राफ। समझ में आ रहा है ना। ये देखो ये सारे पॉइंट,
ये सारे पॉइंट, ठीक है, ये सारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पूरा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने के बाद एकदम कंक्लूड करेंगे जब ग्राफ वाले सेक्शन में, तो बड़ा मजा आएगा, देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट पे ये देखो टेंजेंट जीरो हो रहा है, बट ये डिस्क्रीट पॉइंट है, कोई इंटरवल नहीं है। तो अगर डिस्क्रीट पॉइंट में डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बट अगर किसी गिवन इंटरवल के लिए पूरा पूरा फंक्शन जीरो हो गया, डेरिवेटिव उसका जीरो हो गया, तब हम उसको सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्वालिटी जो है, ये याद रखना है, ये इक्वालिटी नॉट फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए जीरो होता है, भले ही इनफाइनाइट वैल्यूज हो, इस केस में इस फंक्शन को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा, नॉट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज और गिवन इंटरवल, और गिवन इंटरवल, किसी इंटरवल के लिए वो जीरो होना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है, तभी जाकर के मैं उसको सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूं, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग या तो नॉन इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वालिटी is mentioned for a particular interval of x। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहां पे भी this is not sufficient condition, याद रखना, this is not sufficient condition for strictly increasing function, ठीक है ना। इसके साथ वो कंडीशन भी आना चाहिए कि अगर f dash x इक्वल टू जीरो होता है for some particular discrete values of x, then the function must be considered as strictly increasing function। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। मैं बार बार बोल के दे रहा हूं, यही है कंसेप्ट, जो बच्चे मिस करते हैं उनको दिक्कत हो जाता है ना। यही तो मुझे सिखाना है, बाकी तो सारी चीज आप खुद पढ़ के सब समझ जाओगे, नहीं तो बाकी ध्यान से आप समझो चीजों को, है ना। और डिटेल में आपका शीट में लिखा हुआ होगा, पढ़ लेना आराम से, एक बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, है ना। चलो क्या क्या है अकॉर्डिंगली बताने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपका वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे 1/x फंक्शन है ना, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1/x² व्हिच इज लेस देन 0, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसीलिए तो 1/x का ग्राफ आप देखते नहीं हो, ऐसे होता है, जैसे ही आप नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाओगे, कंटिन्यूअसली फंक्शन आपका डिक्रीज करता रहेगा, व्हिच इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर। समझ में आ रहा है। चलो तो वही सब लिखा गया है, देखो और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिलता है तो मैं बताता हूं, ठीक है ना। जैसे ये फंक्शन एक और दिया हुआ है, x² माइनस एक्स, तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 1, ठीक है ना। अभी x ग्रेटर देन हाफ के लिए ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। अभी ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन हाफ, ठीक है ना। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज रूट्स आएगा 0 और 1। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और हाफ के अकॉर्डिंग इसका नेचर चेंज होगा, और अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसे हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। अभी अगर मैं पूछता हूं आपको 1 से इंफिनिटी में बोलो तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या, आप बोलोगे आप पूरा पूरा इंक्रीजिंग है। मैं बोलता हूं कि -इंफिनिटी से 0 तक बोलो तो ये फंक्शन क्या है, आप बोलोगे डिक्रीजिंग है। मैं अगर पूछता हूं कि पूरा पूरा रियल नंबर लाइन पे ये क्या है बोलो तो आप बोलोगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, बिकॉज पूरा पूरा रियल नंबर पे ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो गिवन इंटरवल के ऊपर ध्यान देकर के आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना होगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीज, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे तो सारी चीज मैंने आपको बता रखा है। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, तो इंटरवल में क्या होता है मोनोटोनिसिटी, इंटरवल का एक एक पॉइंट पे उसको मोनोटोनिक होना पड़ेगा, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, देन फंक्शन वुड बी कॉल्ड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b। बिल्कुल सही बात। चलो आगे नोट दिया हुआ है ना, नोट पे बातचीत कर लेते, है ना, नोट पे बातचीत कर लेते, फिर देखेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक जो है ना एकदम आप क्लियर रखना, तब जाकर के आपको अच्छे से और समझ आएगा चीजें, ठीक है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, किसी भी तरीके का सवाल दीजिए, वो फायदा है। चलो नोट नंबर 1 में दिया हुआ है कि fx इज इंक्रीजिंग और x1 अगर लेस देन x2 होता है तो fx, अरे ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, फंक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके ये कंसेप्ट, ठीक है। कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेंस एडवांस दोनों भर भर के पूछते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, और आपको ये पता है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो डेफिनेटली fx1 जो होगा वो भी तो fx2 से छोटा होगा ना। अगर फंक्शन में बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और fx1 अगर लेस देन fx2 दिया जाता है तो भी मैं x1 लेस देन x2 लिख सकता हूं, मतलब इंप्लाइज एंड इंप्लाइड, है ना, वाइस वर्सा, दोनों ट्रू है। बिल्कुल। तो कभी भी अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है कि fx1 लेस देन fx2 है तो हम x1 लेस देन x2 फंक्शन में भी यूज किया था, आपको याद होगा, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये चीज समझो। अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है इस प्रकार से, तो x1 अगर x2 से छोटा है तो छोटे वाले पे फंक्शनल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज fx1 अगर कोई ग्रेटर देन fx2 दिया हुआ है और अगर आपको बोल के दिया है कि f फंक्शन जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जब आप इनपुट्स पे बात करोगे। दैट इज x1 मस्ट बी लेस देन x2। अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 है तो x1 लेस देन x2 हो जाएगा, और अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा, प्रोवाइडेड f फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना, इन द एंटायर डोमेन ऑफ फॉर व्हिच x1 x2 एग्जिस्ट इन द डोमेन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए ये कंसेप्ट हो गया, डिक्रीजिंग के लिए ये कंसेप्ट हो गया। ये तो स्ट्रिक्टली का बात किया। अगर मैं स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देता हूं तो यहाँ पे एक इक्वालिटी आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, उल्लू मत बन जाना, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो सकता है, देख, ठीक है। मान ले ये अभी ये इक्वालिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो x1 यहाँ का है, x2 यहाँ का है, तब तो इक्वालिटी वैलिड नहीं होगा। बट मान लो x1 x2 दोनों पॉइंट उस जोन का हो गया जिस जोन पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, जिस जोन पे ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, dy by dx इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग है ना, तो कहीं ना कहीं पे तो dy by dx 0 हो रहा है फॉर नॉट डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x, फॉर एन इंटरवल ऑफ x, ठीक है। तो उस इंटरवल का अगर दोनों वैल्यू हो गया x1 x2 तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, इसीलिए हमें इक्वालिटी ऐड करना होगा, ठीक है। तो x1 तो x2 से छोटा ही होगा। मान लो इस पूरा जोन के लिए ये डेरिवेटिव 0 है, तो x1 तो x2 यहां से क्लियरली x1 इज लेस देन x2, बट फंक्शनल वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इस कंसेप्ट को वैलिडिटी दिखाने के लिए हमें यहाँ पे इक्वालिटी लेना पड़ जाता है जब हम थ्योरी पे बातचीत करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो केस होगा, जो सिचुएशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज करोगे, ठीक है। चलो आगे अगर मैं देखूं तो क्या बोल रहा है, dy by dx एट सम पॉइंट में बी 0 बट fx में स्टिल इंक्रीज एट x इक्वल टू a। हाँ, जैसे डिस्क्रीट पॉइंट वाला कंसेप्ट बताया, dy by dx आगे डिस्क्रीट पॉइंट में 0 हो सकता है बट स्टिल fx इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही है। एवरी इन्वर्टेबल फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली मोनोटोनिक। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझो। एवरी इन्वर्टेबल फंक्शन, आप बोलोगे सर इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब तो 1 1 और 1 1 फंक्शन तो मोनोटोनिक होगा ही होगा ना, होगा, बट वो कब होगा, जब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। नीचे लिखा हुआ है देख, बट दे करके, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज इन्वर्टेबल देन इट हैज टू बी मोनोटोनिक। समझ आ रहा है ना। बट अगर मैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का बात करना शुरू कर दूं, समझ आ रहा है ना, अगर मैं डिसकंटिन्यूअस, जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाया था इस प्रकार का, ठीक है ना, ये फंक्शन भी इन्वर्टेबल है बट ये क्या मोनोटोनिक है, पूरा मान लो ये 1 से 2 और ये 5 से 6 ऐसा कुछ था। तो फॉर द गिवन डोमेन 1 से 2 यूनियन 5 से 6 फंक्शन इज इन्वर्टेबल, नो डाउट। इसका जो इनवर्स आ रहा था वो कुछ ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, मैंने एग्जांपल के साथ दिखाया है, फंक्शन का शीट में देख लेना, ठीक है। फंक्शन इज इन्वर्टेबल, नो डाउट विद दैट, बट फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक इन द गिवन डोमेन, क्योंकि वो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन मोनोटोनिक जो होगा ही होगा, वो हमेशा जरूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, देन इट हैज टू बी मोनोटोनिक। बट अगर मेरा फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आएगा तो जरूर मैं ये बोल सकता हूं कि दुनिया के सारे इन्वर्टेबल फंक्शन जो मोनोटोनिक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉक्स एक्स देख सकते हो, बॉक्स एक्स क्या होता है, किसी किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, अभी इंटीग्रल पॉइंट में तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट में आप देख सकते हो ना कि dy by dx 0 हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 dy by dx कंडीशन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें से सिर्फ इक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वालिटी वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो बॉक्स एक्स को हम क्या बोल सकते हैं,
सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत जगह पे ये लिख देता है कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना? कुछ ही जगह पे लिख देता है, तो ये आर्ग्यू चलेगा नहीं, क्योंकि हमें इसको मोनोटोनिक कंसीडर करना होगा, है ना? क्योंकि डेरिवेटिव जो है इसका 0 हो रहा है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में से अभी पॉजिटिव तो आया ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो इक्वालिटी वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही चीज है। इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो ना आराम से, डिक्रीज तो कहीं पे हो नहीं रहा है। दैट्स इट, ये इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है भाई, ध्यान से, बॉक्स एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, एग्जाम में अगर बॉक्स एक्स के बारे में कभी भी कुछ पूछा गया ना, तो आप प्रिसाइसली लिखोगे, है ना, कि नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट रेदर वी कैन कॉल दैट ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ना दे करके नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज करो तो बेहतर होगा। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि कोई लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये अपने ऊपर है, इसीलिए नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज करो, बेटर रहेगा। ठीक है, ये सब आपको और बता दिया मैंने ऑलरेडी। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इनवर्स एक्स इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना भाई, क्योंकि इनवर्स जो आएगा वो तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होगा ना। तो फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो एफ इनवर्स एक्स जो उसका मिरर होगा वो क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? किसी का अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो उसका मिरर इमेज भी तो ऐसे ही होगा ना, इंक्रीज ही करेगा, है ना? कनकेविटी में चेंज आ सकता है, कनकेविटी मींस सेकंड डेरिवेटिव, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव बाद में, अभी सिर्फ हम एफ डैश पे बात कर रहे हैं, नॉट एफ डबल डैश। एफ डबल डैश पे जब बात करना शुरू कर देंगे तब तो आएगा आगे, तब बातचीत करेंगे। कनकेविटी में डिफरेंस आ सकता है, बट मोनोटोनिक नेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन जो अगर वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो उसका इनवर्स भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना? और अदरवाइज अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो इनवर्स भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। बट हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब हम सिर्फ एफ डैश पे कमेंट कर रहे हैं, अपन एफ डबल डैश दैट इज कनकेविटी में कोई बातचीत नहीं कर सकते, बिकॉज एफ डबल डैश का सिग्निफिकेंस ही अलग है। ठीक है, तो हम समझेंगे क्या है। एक और चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों का अगर सेम मोनोटोनिसिटी है तो फॉग एक्स और गॉफ एक्स जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, फॉग एक्स और गॉफ एक्स जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। बोले तो कैसे? समझ नहीं आया सर, समझा के दो। मैं ये बोल रहा हूं कि एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स एक फंक्शन है, और आपको मैंने कोई इंटरवल दिया a, b। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों फंक्शन अगर a से b पूरा इंटरवल में क्या है, सेम नेचर का है, दैट इज ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो फॉग एक्स या फिर गॉफ एक्स जो है वो भी क्या होगा, या फिर अगर या तो दोनों के दोनों इंक्रीजिंग या तो दोनों के दोनों डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फॉग एक्स हमेशा इंक्रीजिंग होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मान लो एच एक्स आपका कोई भी फंक्शन है जो कि फॉग एक्स है। अभी अगर मैं एच डैश निकालता हूं तो वो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स आएगा और साथ में जी डैश आएगा। अभी अगर एफ और जी दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है तो एफ डैश भी पॉजिटिव, जी डैश भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर एफ और जी दोनों के दोनों डिक्रीजिंग है तो एफ डैश और डी डैश दोनों के दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो एच का डेरिवेटिव तो हमेशा दोनों ही केस में पॉजिटिव आ रहा है ना, और पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। और अगर एफ इंक्रीज कर रहा है, जी डिक्रीज कर रहा है, या फिर एफ डिक्रीज कर रहा है और जी इंक्रीज कर रहा है, ऑपोजिट मोनोटोनिसिटी अगर हो गया दोनों का, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या तो एक माइनस एक प्लस, मतलब उस केस में आंसर लेस देन 0 आएगा। दैट इज फॉग एक्स या फिर गॉफ एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो याद रखना, अगर दो फंक्शन सेम मोनोटोनिसिटी का है, दैट इज दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, और अगर दो फंक्शन ऑपोजिट मोनोटोनिसिटी का है तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ऐसे गंदे गंदे दो फंक्शन मिला करके आपको इस प्रॉपर्टी आपको पता है या नहीं वो टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मैं आपको अभी दिखाया था ना, x प्लस साइन एक्स, मान लो x प्लस साइन एक्स याद है आपको। ठीक है, कि x प्लस साइन एक्स इज
मैं रियल नंबर लाइन में पूछ रहा हूं, x प्लस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, आपको पता है, ठीक है। अभी मैंने एक और फंक्शन ले लिया, मान लो एक और फंक्शन ले लिया, मान लो क्या लो है भाई, एक और फंक्शन अगर मैं मान लेता हूं, कंसीडर करे क्या तो करे क्या, मान लो एक और फंक्शन मान लिया माइनस एक्स टू दी पावर 15, और डिग्री पॉलिनोमियल विद नेगेटिव साइन तो हमेशा डिक्रीज ही करेगा, ये तो क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है, हमेशा डिक्रीज करेगा, है ना। और इन दोनों का कॉम्पोजिशन लेकर के कोई फंक्शन बना दिया, मान लो ऐसा कोई फंक्शन बना दिया, माइनस एक्स टू दी पावर 15 माइनस साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 15, तो आधे बच्चे तो इसको देख के छोड़ देंगे, बट अगर आप समझ जाते हो, इसको देख करके पकड़ लेते हो, अरे भाई ये तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन है, जहां पे ये इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द रियल नंबर, ये डिक्रीजिंग है थ्रू आउट द रियल नंबर, तो दोनों का कॉम्पोजिशन डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ना, समझ में आ रहा है ना। ऑपोजिट नेचर का अगर हो गया, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों का कॉम्पोजिशन ये बिना चेक करे अपन बोल सकते हैं कि ये थ्रू आउट रियल नंबर डिक्रीजिंग होगा ही होगा, क्योंकि इस डोमेन में ये हमेशा इंक्रीजिंग और ये हमेशा डिक्रीजिंग, डोमेन चेक करना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब पॉइंट्स का बहुत फायदा है अगर आप याद रखते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर आपको टेस्ट करेगा और बाकी सबको बीट करके आपको आगे जाना है, अभी के लिए, जिंदगी के लिए नहीं, ठीक है। जिंदगी में अगर बीट करने का चीज आपके दिमाग में एक बार घुस गया तो आप कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकते, कंपटीशन में घुसते घुसते हमेशा खुश नहीं हो पाएंगे कभी। चलो, और क्या क्या, ये तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बोल के एक दिया हुआ है प्रूफ के साथ, वो आप देख लीजिएगा, है ना। जस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम अगर ये प्रूफ आ जाता है तो मैंने शीट में दे करके दिया, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया आपको, ठीक है ना। विद द लिमिट कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आराम से, ठीक है ना, कि आप देखते ही समझ जाओगे कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो एफ एक्स से बड़ा होगा, मतलब डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव आ गया तो एफ टेस्ट का फॉर्मूला ही तो वही होता है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो इसको एच से अगर डिवाइड करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, बिकॉज एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 0 अपॉन एच तो 0 ही होगा और इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। किस केस में, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स से बड़ा हो गया, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स से बड़ा कब होता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब दोनों करके देखना होगा ना, एलएचडी आरएचडी दोनों करके चेक करो। आरएचडी जब ये तो आरएचडी मैंने कर लिया, जब आप एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास वो इनइक्वालिटी यूज होगा, याद है ना, एफ ऑफ एच माइनस एक्स लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब आरएचडी करोगे तब तो ये यूज हो गया, जब एलएचडी प्रूव करने जाओगे तब ये यूज होगा, क्लियर है। अकॉर्डिंगली आप आराम से करो, ये समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रूफ दिया हुआ है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। चलो, अभी कुछ और गिने चुने कुछ थियरी बाकी है, देख लेते हैं वो सारी चीज, है ना। चलो, क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट क्या है, यहाँ पे बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन होता है। डेरिवेटिव फंक्शन का जहां जहां पे जीरो हो रहा है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जहां जहां पे जीरो हो रहा है, उस पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट, याद रहे। और वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स आल्सो, बट क्रिटिकल पॉइंट्स सिर्फ यही नहीं होते, उसमें और एक्स्ट्रा एडिशन आता है। वो क्या, कि अगर मान लो फंक्शन कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स भी, या फिर मान लो एफ एक्स ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो वो सारे कंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला, डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो डिसकंटिन्यूअस अगर कहीं पे हो रहा है, किसी पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट्स में इंक्लूड हो जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो, ठीक है। बट स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ वही पॉइंट्स है जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। चलो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझना काफी जरूरी है, ठीक है। देखो, सेकंड डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस, ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स तो आप जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स डिटरमाइंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। तो वो अगर पॉजिटिव होता है मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, दैट इज फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर एफ डैश लेस देन जीरो है, एफ डैश एक्स, तो स्लोप हमेशा ऑप्टिव और नेगेटिव है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑप्टिव है, दैट इज किसी भी पॉइंट में टेंजेंट बनाओगे तो वो ऑप्टिव एंगल बनाएगा, दैट इज आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और अगर एफ डैश एक्स जीरो है, दैट मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मतलब वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है ना, फ्लैट हो जाएगा। चलो अभी आया एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है एफ डबल डैश एक्स? एफ डबल डैश एक्स बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, वो चीज हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स हमें ये बताता है कि एफ डबल डैश एक्स टेल्स अस अबाउट द कनकेविटी ऑफ द कर्व, अबाउट द कनकेविटी ऑफ द कर्व। कनकेविटी के बारे में बताता है, कनकेविटी। अभी वो कैसे बताता है, ध्यान से देखिए। मान लिया मैं इंक्रीजिंग नेचर में पहले बात कर लेता हूं, इंक्रीजिंग नेचर में मैं बातचीत कर रहा हूं, पहले इंक्रीजिंग में बातचीत करूंगा और मैं डिक्रीजिंग में भी बातचीत कर रहा हूं। पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा ना, फिर जाकर के कनकेविटी आएगा। पहले तो एफ डैश आएगा आपके पास, डायरेक्टली एफ से एफ डबल डैश चले जाओगे क्या, बिना फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले। पहले तो एफ एक्स से आप एफ डैश एक्स निकालोगे ना, और इधर भी एफ डैश एक्स निकालोगे पहले, ठीक है। मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मिला, यहाँ पे लेस देन जीरो मिला, ठीक है। तो तब मैं बात कर सकता हूं अबाउट एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तब मैं बात कर सकता हूं अबाउट योर एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि अभी मेरा एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव मिल गया, अभी मेरा एफ डबल डैश एक्स भी नेगेटिव मिल गया, और अभी मेरा एफ डबल डैश एक्स भी इक्वल टू जीरो मिल गया, ठीक है। ये समझना पड़ेगा। यहां पे भी मैंने बोला एफ डबल डैश ग्रेटर देन मिला, यहां पे भी मैंने बोला एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो मिला, और यहां पे भी मैंने बोला कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो मिला। तो क्या होगा, कर्व का नेचर क्या होगा वो समझते हैं। एफ डैश क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी अगर मैंने बोला कि एफ डैश एफ डबल डैश जो है उसको इस तरीके से देखो, उसको देखने का नजरिया बदलो, एफ डबल डैश को इस तरीके से देखो, अच्छा वो तो एफ डैश का डेरिवेटिव है, दैट इज अभी इतना देर हम जो बात कर रहे थे वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट को वापस चेंज कर दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का अगर रेट ऑफ चेंज ले लिया तो एफ डबल डैश मिलेगा, ये कंफर्म है। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट का अगर मैं रेट ऑफ चेंज देखा तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसी पॉजिटिव रेट से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, मतलब पॉजिटिव रेट से इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या कि एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव हो गया उसका मतलब क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब चेंज, स्लोप का जो चेंज है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है, आप ऐसे समझो, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे आप करते हो ना यार, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी मिलता है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करोगे तो आप एक्सेलरेशन मिलता है आपको, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेट किया, कोई गाड़ी एक्सेलरेट किया विद एक्सेलरेशन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि भाई गाड़ी का जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता हुआ जा रहा है ना। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि गाड़ी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, नहीं आया क्या। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है दैट इज रिटार्डेशन है, उसका मतलब क्या है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जिस स्पीड से चल रहा था उससे नहीं चल रहा है, अभी टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका स्पीड घट रहा है। दैट इज पहला अगर 10 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो अगला 10 सेकंड में वो 8 से चल रहा है, अगला 10 सेकंड में 6, अगला 10 सेकंड में 4, फिर 2, फिर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये है रिटार्डेशन का मतलब। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये है रिटार्डेशन का मतलब। तो ये रिटार्डेशन के साथ ही डील करो इन दोनों को, समझ में आ रहा है ना। वेलोसिटी समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव वो एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो आप बोलते हो क्या कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, बोलते हो ये बोलते हो ना। और अगर आप ये बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव डिक्रीज है, दैट इज रिटार्डेशन, तब क्या बोलते हो कि वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, यही बोलते हो ना। तो अपन भी यहीं पे वही चीज बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है ना। तो एफ डैश एक्स जो है वो अगर पॉजिटिव हो गया, सॉरी एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ क्या होगा,
इंक्रीज तो करेगा क्योंकि एफ डैश पॉजिटिव है, इंक्रीज तो करेगा। अगर इस केस में बात करो तो डिक्रीज करेगा। बट इंक्रीज होने के साथ साथ और एक चीज होगा, वो क्या कि इंक्रीज होने के साथ साथ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज तो ग्राफ इंक्रीज का बात कर रहा है, बट ये इंक्रीज कौन सा इंक्रीज का बात कर रहा है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज होने का बात कर रहा है। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज होता है तो कर्व का जो नेचर होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। देख यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसे था, यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसे आया। इंक्लिनेशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना कंटिन्यूअसली इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन अगर बढ़ रहा है तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर मैं इधर बात करूं तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग ही होगा, ग्राफ इंक्रीज ही करेगा, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज होगा। कैसे बनाओगे इस ग्राफ को? जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बनाऊं टेंजेंट तो यहां पे देख इंक्लिनेशन कितना ज्यादा, अगर यहां पे बनाता हूं तो यहां पे देख इंक्लिनेशन डिक्रीज हो रहा है, यहां पे बनाता हूं तो और डिक्रीज हो रहा ही नहीं। ये थीटा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है और यहां पे थीटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। मतलब क्या कि इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ रहा है, दैट इज वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसे समझो। और इस केस में वेलोसिटी आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यही है डबल डैश का सिग्निफिकेंस, सेकंड डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस वही होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस केस में हम ग्राफ को क्या बोल देते हैं? कनकेव अपवर्ड। क्या बोल देते हैं? कनकेव अपवर्ड। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या समझाता है? कनकेविटी ऑफ ए कर्व के बारे में डील करता है। समझ आ रहा है ना? और इसको हम बोल देंगे कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है ना? ये देख डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है ना? और ये कनकेव अपवर्ड, समझ आ रहा है? क्लियर है? और अगर एफ डबल डैश 0 हो गया, अगर एफ डबल डैश 0 हो गया तो क्या होगा? एफ डबल डैश अगर 0 हो गया तो क्या हो गया? मतलब टेंजेंट का कोई चेंज ही नहीं आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का कोई चेंज ही नहीं आया। आया नहीं? स्लोप ऑफ टेंजेंट का कोई चेंज ही नहीं आया ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज हो रहा है। दैट इज एक्सेलरेशन आपका 0। एक्सेलरेशन 0 तो होता क्या ना, लाइक वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, तो इधर भी क्या होगा? एफ डैश जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? दैट इज स्लोप आपका फिक्स हो जाएगा ना, स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप फिक्स है। अगर स्लोप फिक्स है तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका स्लोप जो है वो क्या है? फिक्स है ना। एक ही तो है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है क्या? एक ही तो है इंक्लिनेशन। किसी भी पॉइंट में आप देख लो ना स्ट्रेट लाइन का, इंक्लिनेशन तो फिक्स रहेगा, दैट इज स्लोप चेंज नहीं होगा। तो अभी आप सिमिलरली आराम से समझ सकते हो। अगर मैं इस केस में ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग तो होगा, बट टेंजेंट का स्लोप हर एक पॉइंट में क्या होना पड़ेगा? इंक्रीजिंग होना पड़ेगा। टेंजेंट का स्लोप हर एक पॉइंट में क्या होना पड़ेगा? इंक्रीजिंग होना पड़ेगा। ठीक है ना? दैट इज आपका टेंजेंट का स्लोप इंक्रीजिंग में कब बोल सकता हूं? दैट इज अगर आप देखोगे कि ऐसे बनाओगे ग्राफ को, ये ग्राफ को ऐसे बनाओगे, ठीक है? ऐसे बनाओगे ग्राफ को, दो ही तो ऑप्शन है ना आपके पास, क्योंकि इस केस में तो ये हो जाएगा ग्राफ डायरेक्ट स्लोप फंक्शन डिक्रीजिंग और स्लोप जो है स्लोप कांस्टेंट। ठीक है? बट इस दोनों केस में एक में स्लोप डिक्रीज होना पड़ेगा, एक स्लोप इंक्रीज होना पड़ेगा। अभी किस केस में इंक्रीज हो रहा है? इस केस में अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब थीटा जो है वो किसके नजदीक जा रहा है? पहले वो बहुत बड़ा था, फिर वो धीरे धीरे 90, मतलब वो 180 डिग्री से किसके तरफ जा रहा है? 90 की तरफ जा रहा है। 180 से 90 की तरफ जा रहा है। तो tan थीटा का ग्राफ देख लेना भाई कैसा है। ठीक है ना? अगर 180 से कोई 90 की तरफ जाता है तो वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा ना। 180 से अगर 90 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू कंटिन्यूअसली नेगेटिव में जा रहा है, दैट इज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना? तो वैल्यू अगर डिक्रीज होता जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा केस हो जाएगा? अगर आपका वैल्यू डिक्रीज होता हुआ जा रहा है भाई तो ये कौन सा केस हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, दैट इज ये हो जाएगा आपका इस वाले केस में। ठीक है? और इधर वाले केस में ये हो जाएगा ग्राफ। समझ आ रहा है? क्लियर है? सही बनाया क्या देख लेता हूं। इसमें तो आपका दिया हुआ है, नहीं उल्टा बना दिया है। डिक्रीजिंग के केस में कनकेव अप है, हाँ कनकेव अप ही होना चाहिए डिक्रीजिंग के केस में। मैंने क्या कर दिया यहाँ कनकेव अप और यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड, तो मेरा क्यों नहीं आया? अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पॉइंट में ये आ रहा है, एक पॉइंट में ये आ रहा है। इधर बनाते जरा ध्यान से,
अगर कनकेव अप है, बिल्कुल सही है, तो इस पॉइंट पे ये आ रहा है ना, इस पॉइंट में ये आ रहा है, इस पॉइंट पे ये आ रहा है, मतलब क्या, ओहो सही सही सही, मैं इधर से क्यों देख रहा था, इधर से देखेंगे ना, एज टाइम इंक्रीजेस दैट इज, देखो ना एक्स कोऑर्डिनेट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ये थीटा किधर से किधर जा रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ भाग रहा है, ऑब्वियसली 90 डिग्री से, ये देखो ना, एज एक्स इंक्रीजेस थीटा किधर जा रहा है, थीटा 90 से 180 की तरफ जा रहा है ना, पहले एकदम 90 के नजदीक था, फिर डिक्रीज होते 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 ये इंक्लिनेशन बढ़ते 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 180 जा रहा है, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो ये देखो ना, ये होता है पाई और ये होता है π/2, तो π/2 से अगर पाई की तरफ जा रहा है तो वैल्यू भी तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है ना, है ना, नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो f डबल डैश इंक्रीज, f डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज होने का मतलब ही तो है ना f डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, दैट इज आपका ग्राफ कनकेव अपवर्ड हो जाएगा विद डिक्रीजिंग नेचर, और यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तो f डबल डैश जीरो है तो कोई कनकेविटी होगा ही नहीं, क्लियर है, तो वही आपका बेसिक सिग्निफिकेंस है सेकंड डेरिवेटिव का, ठीक है, जिसको आपको ध्यान से समझना है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, और अगर उसको आप नहीं समझते हो तो दिक्कत है, ठीक है। फिर एक और नोट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नोट भी आप समझ सकते हो, ये भी कनकेविटी के ऊपर बातचीत करके अपन डिसाइड करते हैं, और इस प्रकार की चीज मैंने आपको किसी सवाल में बताया भी था, है ना, ये लॉजिक, ठीक है, रिसेंटली बताया था किसी क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर मैंने ये बताया था आपको, बट आप ध्यान से समझ सकते हो, अगर समझना चाहते हो, हाँ उधर बताया था, वो एमओडी पे, वो जो फंक्शनल इक्वेशन वाला पार्ट था, उधर एक क्वेश्चन आया था, उधर बताया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं, ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर एफ डबल डैश किसी का ग्रेटर देन जीरो है ना, एफ डबल डैश मतलब ग्राफ क्या होगा, कनकेव अपवर्ड है ना, एफ डैश का बात नहीं कर रहा हूं, मान लो एफ डैश यहां तक इंक्रीज लेस देन जीरो है, फिर एफ डैश ग्रेटर देन जीरो हो गया, अब ऐसा मत समझना कि एफ डबल डैश पॉजिटिव जहां पे है उस जगह पे एफ डैश को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस अलग अलग केस बना करके आपको दिखाया, एफ डबल डैश जहां पे पॉजिटिव है उस जगह पे एफ डैश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, जैसे ये ग्राफ, ये पूरा पूरा कनकेव अपवर्ड है, मतलब पूरा जगह पे, अगर पूरा जगह पे ये कनकेव अपवर्ड है तो पूरा जगह पे आप देखोगे कि यहां से यहां तक पूरा चेक करो तो पूरा डोमेन में एफ डबल डैश पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज टेंजेंट का स्लोप हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है ना, क्लियरली देखना, स्लोप ऑब्ट्यूज से एक्यूट होता जा रहा है, दैट इज टेंजेंट tan थीटा कंटीन्यूअसली बढ़ता जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल था, और यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ऑब्ट्यूज से एक्यूट हुआ तो टेंजेंट tan थीटा क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, ग्राफ पे देखो आराम से समझ जाएगा कि व्हेन थीटा टेंड्स फ्रॉम 180 to 0 डिग्री tan थीटा कंटीन्यूअसली इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता है तो मैं दिखा देता हूं, ये देख जीरो, ये देख पाई, ये होता है ग्राफ tan थीटा का, ठीक है, तो पाई से अगर मैं जीरो की तरफ आऊंगा तो आराम से क्लियरली दिख रहा है ना कि ये वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, सॉरी पाई से नहीं, ये मैं नहीं यहां पे तो अच्छा यहां तक तो ये कनकेव, हाँ यहां पे तो ये कनकेव अप है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे भी ये कनकेव अप है, बिल्कुल सही है। अभी इस जगह पे अगर मैं देखूं तो इस जगह पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज दैट इज आपका यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है ना, और हम जा किस तरफ रहे, पहले ऑब्ट्यूज से हम बढ़ते गए, ओहो मैं गलत बोल दिया, पहले तो यहाँ पे जब थे हम 90 से पहले 180 के तरफ गए, ठीक है ना, जैसे जैसे मेरा 180 हो गया फिर मेरा 0 से 90 तक हो गया, तो पहले हम 90 से 180 है ना, यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो 90 से 180 हुआ, ठीक है ना, ये देखो ना, पहले यहाँ पे मान लो ये 90, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये वाले पोर्शन के लिए ये 90 से किधर गया, 180 गया, और फिर इस पोर्शन से वो 0 से बढ़ता गया, तो 0 से अगर बढ़ रहा है तो भी tan थीटा बढ़ेगा, और अगर 90 से 180 की तरफ जा रहा है तो भी tan थीटा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो दोनों ही केस में एफ डबल डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज ग्राफ इज कनकेव अपवर्ड। अभी अगर यहाँ पे मैं एक चीज में बात करूं आपके साथ, वो क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं, मान लो ऐसा कोई सिचुएशन दे देता हूं आपको
कि एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 दे के दिया या फिर आपको चेक करके मिला मान लो, ठीक है। और फंक्शन जो है वो ऐसे है, ग्राफ ऐसे ऑब्वियसली कंकेव अपवर्ड होगा अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव है ना। x इक्वल टू a ये पॉइंट है और x इक्वल टू b ये पॉइंट है, ठीक है। तो बीच में एक पॉइंट x इक्वल टू c जरूर आया जो इसको k1:k2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम एक इनइक्वालिटी यहां से बना सकते हैं ना, जो किसी किसी क्वेश्चन में काम आ जाता है, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन बताया भी था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका थियरी के साथ ही एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से बोल सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, f ऑफ a, फंक्शन y इक्वल टू fx, ये b, f ऑफ b। तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन लगा करके इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो c है और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k1 f ऑफ b प्लस k2 f ऑफ a डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा c, f ऑफ c, ठीक है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये वाला हाइट इस वाले हाइट से बड़ा है ना, तो डेफिनेटली k1 f ऑफ b प्लस k2 f ऑफ a डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ c हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फॉर x इक्वल टू c जो इन दोनों पॉइंट को k1:k2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। और अगर f डबल डैश लेस देन 0 हो गया तो जस्ट ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ ऐसे हो जाएगा तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा और f ऑफ c ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज, ये सारे कंसेप्ट आप दिमाग में स्टोर करके रखो, मैंने सारे थियरी आपको एक साथ बता दिया, ठीक है ना। बहुत काम का चीज है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना उसके बेसिस में, है ना, log x फंक्शन को लेकर के, क्योंकि log x फंक्शन क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड फंक्शन है ना। देखना log x फंक्शन जो है fx इक्वल टू ln x, है ना। f डैश निकालेगा तो 1/x आएगा, f डबल डैश निकालेगा तो -1/x² आएगा, व्हिच इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और इसीलिए तो log x का ग्राफ भी आपको कनकेव डाउनवर्ड मिलता है। ये कनकेव डाउनवर्ड है ना, पूरा पूरा वही तो है। तो उसको लेकर के सोचो आराम से, क्वेश्चन बना लेना। अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा जब डिस्कशन होगा तब, ठीक है। क्लियर है ना। चलो अभी और लास्ट क्या दिख रहा है, एक टॉपिक दिख रहा है, रेंज ऑफ ए फंक्शन, है ना। रेंज ऑफ ए फंक्शन, मैंने बोला था आपको फंक्शन पढ़ाने के टाइम कि पूरा पूरा रेंज हम पढ़ते नहीं है फंक्शन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम बाकी रेंज वगैरह का बातचीत करते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको बेसिकली क्या बोल रहा है बोलो क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल रहा है, मार्कर पेन खत्म हो गया। वो लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर fx फंक्शन दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर इंटरवल a से b पे आपको बोला है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, आप फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करोगे। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया a से b पूरा इंटरवल में, इस पूरा इंटरवल के लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो ऑटोमेटिकली पता चल गया ना कि a पे मिनिमम वैल्यू आएगा और b पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जस्ट इस इंटरवल में। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि फंक्शन का रेंज यहां से यहां तक होगा, नहीं, मैं बस इस इंटरवल में बातचीत कर रहा हूं कि इस इंटरवल में फंक्शन का रेंज बताओ, मिनिमम वैल्यू कौन है और मैक्सिमम वैल्यू कौन है। रेंज वर्ड गलत है यूज करना, इस इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन है ये बताओ, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन टोटली इंक्रीज कर रहा है तो a पे मिनिमम आएगा, b पे मैक्सिमम आएगा। अगर आपको मान लो पूरा पूरा इंटरवल में फंक्शन को टोटली डिक्रीजिंग मिल गया तो a पे मैक्सिमम आएगा, b पे मिनिमम आएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर आपको ऐसा मिला कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं चलता, ठीक है, तब आपको तीन वैल्यू का चेक करना पड़ेगा। ए पे भी चेक करना पड़ेगा, बी पे भी चेक करना पड़ेगा। मान लो ना कि बी यहीं पे आकर के रुक गया, बी पे भी चेक करना पड़ेगा और उस पॉइंट में चेक करना पड़ेगा जो कि स्टेशनरी पॉइंट है ना, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अगर फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करके डिक्रीज भी करता है तो कोई ना कोई स्टेशनरी पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा, तो स्टेशनरी पॉइंट में चेक करो, तो स्टेशनरी पॉइंट में अगर वैल्यू सबसे ज्यादा आता है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, है ना। इन तीनों वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर लो ना, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। अगर फंक्शन ऐसे होता है तो भी पता चल जाएगा, तब स्टेशनरी वैल्यू पे सबसे कम वैल्यू आ जाएगा मिनिमम और ए पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही सब लॉजिक लगा करके हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है और कुछ शायद मुझे लगता नहीं है
है क्या, ठीक है। हाँ, और एक और चीज लिखा गया है कि अगर ये क्लोज्ड इंटरवल ना दे करके ओपन इंटरवल दे देता है तो उस इंटरवल में मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन बोल ही नहीं सकता, है ना। डिफाइन ही नहीं होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि मिनिमम ये ओपन सर्कल है, ये ओपन सर्कल है, तो मिनिमम कहां पे होगा, ए का जस्ट बाद वाला वैल्यू और बी का जस्ट पहले वाला वैल्यू क्या होगा भगवान जाने, ठीक है ना। अगर 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 मतलब वो वाला केस होता है सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग, मान लो ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो इतना तो बोल सकते हैं कि बी पे वो होगा आपका मिनिमम वैल्यू होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो क्या, कर ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, क्योंकि इन दोनों जगह पे ओपन है ना। मान लो ए पे वैल्यू यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे वैल्यू मान लो 5 आया, यहाँ पे वैल्यू मान लो 10 आया और यहाँ पे वैल्यू मान लो 5 आया, ठीक है। तो आप किसको बोलोगे, 5 को बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू, नहीं, क्योंकि 5 जो आया वो तो बी पे आया, बट बी तो इंटरवल में है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे। तो 5 से पहले वाला वैल्यू किसको क्या है किसी को नहीं पता, तो तब अपने को मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड करना है, ठीक है ना। तो यही सारे बेसिक लॉजिक्स है, ठीक है। तो सारे थ्योरी जो है मैंने एक साथ आपको डिस्क्राइब कर दिया 1 घंटे में, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करने वाले, और क्वेश्चन जितना करेंगे उतना ही हम सीखेंगे चैप्टर को और अच्छे से, और उतना ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी थियरी तो एक बार मैंने ओवरव्यू हो गया, अभी यहाँ तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो पॉज करो, है ना। पूरा शीट का 5-6 पेज में जो भी थियरी लिखा गया है उसको डिटेल में स्टडी करो, है ना, उसको अच्छे से समझो। उसको समझने के बाद जो भी डाउट्स होता है मेरे साथ फोन करो मुझे डायरेक्ट, और फोन करके ये क्लियर करो अच्छे से। फिर क्लियर करने के बाद जो अभी नेक्स्ट पार्ट वीडियो का आएगा उसको आप कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है ना, तभी आप क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। आईटीजी पॉइंट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा थियरी एकदम कवर हो गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही इतना सा ही कंसेप्ट है, अभी आप ध्यान से समझते जाओ एक चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग, चलिए। तो चलिए अभी हाफ एन आवर है हमारे पास आज के लेक्चर के लिए, देख लेते कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते एक्सरसाइज 1 से कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से इंफिनिटी में अपने डोमेन में, जब बेस उसका ग्रेटर देन 1 होता है, सभी जानते हो। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले लिख दीजिए वी हैव fx इज इक्वल टू log x बेस a, जब तक कंडीशन पूरा दुनिया को पता होता है कि x पॉजिटिव होता है, a भी ग्रेटर देन 0 होता है एंड नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अभी अगर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना है तो बेसिकली इसको डेरिवेटिव करना होगा आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले f' निकालिए, f' क्या हो जाएगा इसका 1/x लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलो अभी आप क्या बोल सकते हो कि x तो पॉजिटिव है तो 1/x तो पॉजिटिव होगा ही, तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो log a बेस e हो जाएगा। अभी e कांस्टेंट है बट a आर्बिट्ररी वेरिएबल है, तो पूरा सीन को जो डिसाइड करेगा हैंडल करेगा वो कौन करेगा, a ही करेगा, ठीक है। तो आप क्लियरली यहां पे लिख सकते हो, नाउ फॉर a ग्रेटर देन 1 वी हैव log ऑफ a बेस e, क्योंकि log x फंक्शन जो है वो a ग्रेटर देन 1 के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो log ऑफ a बेस e ग्रेटर देन 0 आप बोल सकते हो, एंड फॉर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, है ना, log ऑफ a बेस e वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड चलो therefore f' equal to 1/x into log a base e is greater than 0 for all a greater than 1 and it's less than 0 for all a lies between 0 and 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चल क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव है ऑलरेडी सबको पता है, तो दोनों ही केस में x पॉजिटिव आप बोल सकते हो, ठीक है ना। therefore fx equal to log x base e base a is increasing ब्रैकेट में अगर स्ट्रिक्टली लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं हो रहा है, कहीं कोई वैलिड नहीं हो रहा है फॉर सम इंटरवल, ठीक है। तो फॉर ऑल a ग्रेटर देन 1 एंड डिक्रीजिंग strictly for all a lies between 0 and 1। क्लियर है, दैट्स इट, वही चीज है आपका, ठीक है ना।
इसी तरीके से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर प्रूफ कराओगे। अभी आगे हम क्वेश्चंस को और लेते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके प्रॉपर्ली, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फंक्शन, बेसिकली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि एक फंक्शन देगा आपको और ये पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है, ये तो प्रूफ करने बोलेगा कि फंक्शन कहाँ पे किस इंटरवल में एक्स का क्या वैल्यू के लिए वो इंक्रीज कर रहा है, किधर वो डिक्रीज कर रहा है, वो आपको एग्जैक्टली बताना है। तो पहला अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात करूं तो आप देखोगे कि एफ एक्स जो है वो हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। अभी इसका अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर स्टडी करना चाहता हूं तो सबसे पहले एफ डैश एक्स पर नजर देना होगा। तो एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहले। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना यार, वी हैव वगैरह, ठीक है। एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है। तो यहां से मैं आराम से कॉमन ले सकता हूं कुछ चीजें, x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो बाहर रह गया यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे रह गया x माइनस 3। तो ये हो गया आपका ट्वाइस एक्स माइनस 4, जहां से 2 बाहर आएगा तो ये 6 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, जो कि एक्स माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया पूरा पूरा फैक्टर होके, है ना। नाउ फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, नाउ फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, नाउ फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 सिर्फ यहाँ पे हो रहा है जहां पे हम बातचीत करेंगे। अब ये तो डोमेन तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर पूरा रियल नंबर में बात करना पड़ेगा। जब तक डोमेन स्पेसिफाई करके नहीं दिया जाएगा इंटरवल, तब तक फंक्शन का पूरा डोमेन में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, यही समझ के चलना है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 6 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अभी देखो दोस्त, यहाँ पे आपका वो वेवी कर्व का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। वो अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी आपका क्लियर होना चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्विंग, अदरवाइज मोनोटोनिसिटी में आप स्ट्रगल करोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी इस फंक्शन का ग्रेटर देन 0 होना, तो 6 से तो आप डिवाइड कर ही सकते हो बोथ साइड, क्योंकि आप जानते हो कि 6 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, है ना। आप साइन स्कीम बनाओ, रूट्स जो है वो क्या आएगा, पहले आएगा -1, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका 3, ठीक है। तो आप एकदम राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस डालोगे, ठीक है। फिर बच्चे तो जिनको वेवी कर्व पता नहीं है वो तो वैल्यू पुट कर करके चेक करते हैं कि यहाँ इस इंटरवल से कोई वैल्यू उठा के चेक करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली एंड सो ऑन करते हुए। बट एज आपको वेवी कर्व पता है तो आप कर सकते हो। 3 है, पावर उसका इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, 1 का पावर ऑड है तो ये माइनस होगा, और फिर -1 का पावर इवन है तो ये माइनस मेंटेन रहेगा। तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना। तो 1 से 3 ये सारे पूरा आएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। तो मैं सारी चीज आपको निकाल करके एक ही साथ दे सकता हूँ। तो जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा डोमेन का, उस जगह पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंड एफ एक्स इज देयरफॉर, ऐसे लिख दो, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, या फिर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, एक साथ दे सकते हैं ना। क्योंकि आप बोलोगे सर 1 और 3 को आपने इंक्लूड किया, तो 1 और 3 को इंक्लूड मैं कर सकता हूं ना, क्योंकि 1 और 3 तो डिस्क्रीट पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंक्लूड होता है ना। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, क्लोज भी लगा सकते हो, ओपन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वही हो गया आपका पूरा कंसेप्ट, सही है। तो यहाँ पे इक्वालिटी अगर लेकर के चलना चाहते हो तो चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर अवॉइड करके चलना है तो भी चल सकते हो, ठीक है। तो वही हो गया आपका पूरा।
इक्वालिटी अगर लेके चलना है तो लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तब इस जगह पे आपको 1 से इंफिनिटी आ जाएगा पूरा पूरा, सही है ना। बस इसी तरीके से अपने को बनाना है सॉल्यूशन, तो प्रॉपर्ली कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो देखो अभी ये जो मोनोटोनिसिटी ये सब टूल वगैरह है ना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने के बाद और प्रिसाइसली हम कर सकते हैं चीजों को, बट अभी के लिए भी मैं थोड़ा बहुत, अभी जैसे ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ बनाना आता नहीं है, अभी मेरे को पता चल गया ना कि 1 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा और फिर 1 के बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा, वही तो अपने को सीखने को मिला ना। तो ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ बना सकते हो ना, अभी क्या दिक्कत है इसका, समझ में आ रहा है ना। वैसे आप खुद ब खुद ट्रायल करते रहोगे तो और नया नया चीजें सीखोगे। शायद मेरे लिए हर जगह पे हर एक चीज बताना पॉसिबल नहीं होगा, जहां पे जो चीज आएगा मैं सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट चीज बताता हूँ, जानते हो। तो देखो यहाँ पे फंक्शन जो है 0 कहाँ पे हो रहा है, -1 और 3 पे 0 होगा, दैट इज -1 पे वो 0 होगा और 3 पे वो 0 होगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है चेक कर लो, x इक्वल टू 0 पे वो कितना है, 1 आ रहा है इधर से और इधर से -27 आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 पे आ रहा है आपका -27 इंटू 1, दैट इज 0 पे वो वैल्यू जो है वो काफी नेगेटिव में जाएगा, -27 ऐसे होगा। अभी आप जानते हो, थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हो कि 1 से इंफिनिटी के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, तो 1 पे क्या है वैल्यू, 1 पे 0 है वैल्यू, नहीं 1 पे 0 नहीं है, 1 पे क्या है बेसिकली 1 + 1 2 क्यूब 8 हो जाएगा और इधर से -2 क्यूब 8 तो -64 आएगा। अच्छा तो -64 मतलब और नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और ग्राफ और डिग्री पॉलिनोमियल है, सॉरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ऊपर से शुरू होकर के ऊपर खत्म होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जज करूं तो अभी मेरे को टर्निंग वगैरह के लिए ना उसका क्रिटिकल पॉइंट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो गर्थ टर्न कहाँ पे ले रहा है ना। तो गर्थ ग्राफ जो है टर्न कहाँ पे ले रहा था, अगर एग्जैक्टली आपको याद होगा तो -1 3 और 1 ये 3 पॉइंट में टर्न ले रहा था ग्राफ, दैट इज ये तीनों पॉइंट में अपने आप को टर्न करेगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों पॉइंट में ग्राफ अपने आप को टर्न करता है तो एग्जैक्टली अभी -1 पे टर्न होगा या फिर क्या होगा वो भी बातचीत है, क्योंकि -1 पे ये अभी -1 पे 0 है, 0 पे -27 है। अभी एग्जैक्टली ये टर्निंग पॉइंट नहीं, टर्निंग पॉइंट -1 को तभी बोल सकते हैं अगर उसमें डबल डेरिवेटिव भी नॉन जीरो है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बट डबल डेरिवेटिव अगर 0 हो गया, जो कि इस केस में होगा, ये बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे अभी इतना अच्छे से, है ना। ऐसे ही बनेगा ग्राफ, समझ में आ रहा है ना। मतलब मेरा तो इतना वो नहीं हुआ, स्मूथ नहीं हुआ, ऐसे आएगा, ऐसे स्मूथ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सर आपने 1 पे ही क्यों टर्न कराया, 3 पे और -1 पे तो ग्राफ टर्न करना चाहिए था, बट 3 पे और -1 पे एक तो मेरे को आइडिया लग गया, -1 पे 0 0 पे -27 तो ये कंटिन्यू ही चलेगा। बट ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे वो टर्न करके ऐसे भी हो सकता था, ठीक है ना। बट ऐसे मैंने क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे रीजन आपको मैक्सिमम में पता चलेगा, ठीक है ना, कि टर्निंग पॉइंट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट को मैं टर्निंग पॉइंट नहीं बोल सकता। टर्निंग पॉइंट वो तभी होगा जब उसी पॉइंट पे एफ डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स जो है वो भी नॉन जीरो होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बट एफ डबल डैश एक्स अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो उस जगह पे ग्राफ टर्न नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स आएगा, इसीलिए मैं अभी इसी के बाद ग्राफ को डिस्कस करना नहीं चाहता। बट बेसिकली जब मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा तब तो आप इन सारे फंक्शंस के ही ग्राफ वगैरह जो है उसमें आप बातचीत कर सकते हो आराम से, ठीक है। इतना दिक्कत वाला सीन नहीं है। एग्जैक्टली कहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड होगा, कहाँ पे कनकेव अपवर्ड होगा, है ना, कहाँ पे मैक्सिमा लेगा, कहाँ पे मिनिमा लेगा, वो सब भी आ जाता है। इसीलिए मैं बेसिकली ये सब जगह पे ग्राफ का बात करता नहीं, ठीक है ना। तो अपन अलग से एक चैप्टर में बात करेंगे आफ्टर मैक्सिमम मिनिमा ग्राफ के बारे में। बस थोड़ा सा आपको बस आइडिया दिया कि नहीं आप किस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। शायद किसी क्वेश्चन में बेसिक
इतना सा मोनोटोनिसिटी से ग्राफ बन जाता होगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे जैसे इस केस में नहीं बन रहा है क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी यहाँ पे लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलो ये बोर्ड का पार्ट तो नहीं है, ये आपका नॉलेज का टेस्टिंग है, ठीक है, जो आपको एडवांस में काफी हेल्प करेगा। आगे देखो fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो इस सब को लेकर के परेशान मत हो जाना, है ना, कि सर ने बोला है डबल डैश जहाँ पे 0 होगा उसी जगह पे टर्निंग। हाँ, ग्राफ टर्निंग हमेशा हर जगह पे नहीं होता, टर्निंग पॉइंट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हर जगह पे ग्राफ टर्न करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया उस जगह पे ग्राफ टर्न करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। क्यों fx इक्वल टू x³ को देखो ना, x इक्वल टू 0 पे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन क्या टर्न करता है, क्या नहीं होता है ना टर्न, समझ में आ रहा है। टर्न क्यों नहीं करता है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो भी x इक्वल टू 0 में 0 हो जाता है। अगर डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो होता तो वो जरूर उस जगह पे टर्न करता। तो ये बहुत सारे मतलब खूबसूरत कंसेप्ट है जो हमें मैक्सिमम एनिमा में सीखने को मिलता है। और मैक्सिमम एनिमा के बाद जो ग्राफ चैप्टर पढ़ने के बाद जो एक फीलिंग आता है ना, ये बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग होता है। जब पूरा अगर ईमानदारी से शिद्दत से आप डिफरेंशियल कैलकुलस मेरे साथ साथ पढ़े हो तभी जाकर के आप वो चीज समझ पाओगे, है ना। बड़ा तगड़ा सा तब लगता है नहीं हमारे को अभी कैलकुलस आता है, अभी कोई सवाल आए कैलकुलस में तोड़ के रखूंगा, समझ में आ रहा है ना। अभी कैलकुलस मेरे साथ कोई कंप्लीट करे तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ रहा है ना, हरा दूंगा उसको, ठीक है। तो उस टाइप का एक थॉट डेवलप होता है, जैसे जैसे अपन ये इसके लिए ना ये चारों पार्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो फीलिंग आ ही नहीं सकता आपके अंदर, ठीक है। तो बेसिक्स है वही मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा। उससे पहले वाला चीज तो जरूरी है ही, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी वो तो चाहिए, बट मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, रोलिस थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, बट फिर भी वो एक सेपरेट पार्ट रहने दो आप। मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा एंड योर ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। fx बराबर x³ प्लस 1/x³, जहां पे x जो है वो आपका नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोनोटोनिक इंटरवल निकालना है, समझ आ रहा है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लिखना विखना आप लिख लेना, 3x² और इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴, ठीक है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज कर लेते हो, सॉरी एलसीएम अगर ले लेते हो तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो अभी अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 इंटू x³ माइनस 1, सही है, x³ प्लस 1 इंटू x³ माइनस 1। और यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आएगा, एक आएगा x प्लस 1, एक आएगा x माइनस 1, और इधर से एक आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, और इधर से आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। पूरा फैक्टराइज कर दिया, वही कर्व के लिए खाना तैयार करके रखा। तो भी आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है ना, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके आप आगे बढ़ते जाओ, है ना। 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, सही है, डिवाइडेड बाई x⁴ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 को हटा दो भाई यहां से, तो ये सिर्फ ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिक दे सकते हो, सिंस x² माइनस 1 x प्लस 1 and x² plus x plus 1 are positive for all x belongs to real, सारे रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन आप बना करके देख लीजिएगा, और अगर बनाना चाहते हैं तो मैं एक बना करके दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप खुद से बना लीजिएगा, है ना। ऐसे करके x माइनस हाफ होल स्क्वायर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, और प्लस 1/4 तो ये 3/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये सारे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो देख के आपको क्लियर है। ये जजमेंट देना था, आपने दे दिए। अभी अब वही कार्ड बनाओ, क्या आएगा, -1 0 1 3 रूट आएगा, यहाँ पे प्लस, अभी आया 0 पे, सॉरी 1 पे आया पहले तो ये माइनस होगा, फिर 0 पे आया तो ये मेंटेन रहेगा, फिर प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, देयरफॉर यहाँ से सॉल्यूशन जो आया वो हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे, therefore fx increases, therefore fx increases for all x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी,
एंड डिक्रीजेस, आप लिख देना स्पेलिंग करके, मैं एरो देके बता रहा हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, क्लियर? तो वही होगी आपका पूरा पूरा फंडा, है ना। तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग आना चाहिए, अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ये सब सॉल्विंग आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। चलो बार बार बोल रहा हूँ, या फिर अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए वही होता है। बेसिक देखो इनइक्वालिटी सॉल्विंग, जैसे यहाँ से ये दोनों फैक्टर हटाना, है ना, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिमेनिंग वाले को लेकर के काम करेंगे, वो सब तो 11th वाला चीज है। ठीक है, और अच्छे से आपको बताया गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब तो आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी अगर आपको वेवी कर्व का टेक्निक नहीं पता तो इतना सा आप कर सकते हो कि हर एक इंटरवल से कोई वैल्यू उठा करके चेक करो कि उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 रखना है या नहीं रखना है। अभी इस केस में तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 देखिए आप सॉल्व करोगे, बट फिर भी ये सब का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। अगर इनइक्वालिटी नहीं आता है तो आप बेटर है कि पहले इनइक्वालिटी करो फिर जाकर के ये चैप्टर करो, अदरवाइज ये आपसे नहीं बनेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, आप सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखने के बाद डेरिवेटिव करके क्या फायदा, आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में देखो क्या है, fx जो है वो दे रखा है आपको 4 sin x माइनस ट्वाइस एक्स, आप लिख लेना अच्छे से, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, एक गंदा सा फंक्शन है। अभी इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे आ गया 2 प्लस कॉस एक्स, तो इधर हो जाएगा क्या 4 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सही है, माइनस 4 साइन एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सही है। आगे चलो, ये हो जाएगा आपका 8 कॉस एक्स। 8 कॉस एक्स बेसिकली अपन इसको 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 3 कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर आएगा माइनस ट्वाइस एक्स साइन एक्स, फिर आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ये जनाब तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2x साइन एक्स भी कैंसिल हो गया, नीचे तो ये रहेगा ही, ठीक है। अभी इंक्रीजिंग के लिए दिस एफ डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको तो उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं 0 होता तो मैं कभी ना कभी सोचता, इसको रख देता यहाँ पे, ठीक है, फिर भी रखने का कोई जरूरत नहीं। 0 अगर होता तो आप थोड़ा बहुत सोचते, एज ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको रख के क्या करोगे। अगर 0 हो सकता था इस ब्रैकेट का वैल्यू, तब आप यहाँ पे रख देते तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो cos x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 है, तो इसमें अगर 2 का एडिशन कर देंगे तो ये 2 - 1 1 आ जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये 1 से 3 वाले इंटरवल का स्क्वायर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दोगे और रीजन भी ब्रैकेट में लिखोगे, सिंस 2 + cos x होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो फाइनल जो आपके पास इनइक्वालिटी जनरेट होगा उसके बाद वो क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर, है ना। तो यहां से अपने को क्या मिलता है, सारे cos x में ही है ना, cos x में ही है, जैसे 6 cos x - 2 cos x 4 cos x है। अभी यहाँ पे देख, मैं -4 अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो -4 cos स्क्वायर हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर - 4 cos स्क्वायर इज माइनस cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से cos x आएगा और अंदर आ जाएगा cos x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना, उस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, है ना। ये सब मैं और इतना डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। अभी cos x - 4 जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू तो हो नहीं सकता, हमेशा लेस देन 0 है। तो अगर ये हमेशा लेस देन 0 है तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी वापस से चेंज हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा,
या तो देख भाई ऐसे ही कर ले, cos x कॉमन ले ले और इधर से 4 माइनस cos x। अभी यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता है cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस 4 माइनस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों का प्रोडक्ट कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन निकालना है। इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई में, उसके बाहर चेक नहीं करना है। अगर इंटरवल नहीं देता तब तो इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाता ना, ठीक है। बट एज इंटरवल दिया हुआ है तो अब चेक कर लो कि cos x कहाँ पे पॉजिटिव होता है। 0 से 2 पाई में कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये तो साइन बना दिया मैंने, ये पाई, ठीक है ना। cos x पॉजिटिव हो जाता है 0 से π/2 और 3 π/2 से 2 पाई। तो इंक्रीजिंग वाला जो इंटरवल हो जाएगा इस फंक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, f(x) इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। यूनियन कहाँ पे, 3 π/2 से 2 पाई में, सही है। एंड डिक्रीजेस इन दैट इंटरवल, ठीक है ना। और डिक्रीजेस कहाँ पे होगा, π/2 से 3 π/2 में होगा। यहाँ पे दोनों जगह पे ओपन लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ओपन लगा रहे तो कोई ऐसा पाप नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्टिंक्ट 4 वैल्यूज के लिए, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह पे क्लोज लगा सकते हो, ठीक है। और डिक्रीजिंग में भी क्लोज लगा सकते हो, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हो रहा है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हो रहा है। यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये तो इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में, π/2 से 3 π/2 वाले इंटरवल में डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो इसी तरीके से बस सॉल्व करना है आपको, है ना। और थोड़ा सा इनइक्वालिटी का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इनइक्वालिटी अगर भूल गए तो चैनल पे जाकर के क्लास 11 का प्लेलिस्ट देखना, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इनइक्वालिटीज लेक्चर, है ना। पहला 1-2 लेक्चर देख लो, समझ जाओगे पूरा कहानी। नहीं आता है फोन कर देना, बता दूंगा। वो कुछ भी नहीं करोगे तो आपको मुंह पे खाना डालने के लिए कोई नहीं आएगा घर पे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। f(x) ट्वाइस log x - 2 - x² + 4x + 1। अब इसको बस डिफरेंशिएट करना है और सॉल्व करना है ना। बेस ही है, मान लेते हैं log e बेस ही 1 है, अदरवाइज मेंशन किया हुआ रहता। अगर वो बेस में फंसाना चाहते हैं आपको मेंशन करके देते, बट एज उनको बेस से कोई मतलब नहीं है, दैट्स व्हाई उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात में। यही होगा ना, एलसीएम सही लिएगा, चेक कर लो एक बार, लग तो रहा है सही लिया, पर जो लगता है वो होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंक्रीजिंग वाला इंटरवल सॉल्व कर रहा हूँ, -2x² + 8x - 6 डिवाइडेड बाई x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² - 4x + 3, इधर x - 2 और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। -2 है ना, इससे जब डिवाइड करोगे तो ये ऑब्वियसली लेस देन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 1 x - 3 x - 2 फैक्टराइज होके आ जाएगा। वेरिएबल बनाओ 1 2 3 प्लस माइनस, क्योंकि सारे पावर्स ऑड है, आपको नेगेटिव चाहिए, तो ये हो गया आपका आंसर। बट एज अगर आप एक होशियार बच्चा हो जिसके दिमाग में सिर्फ रेक्टिफिकेशन चलता है, वो क्या बोल देगा, आंसर बोल देगा कि इंक्रीजेस, फंक्शन इंक्रीजेस इन द इंटरवल -∞ से 1 यूनियन 2 से 3 एंड फंक्शन डिक्रीजेस इन द इंटरवल 1 से 2 यूनियन 3 से ∞। ठीक है। बट जो स्मार्ट बच्चा है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे झोल है। क्या झोल है, नहीं तो इतना आसान सवाल यहाँ पे नहीं दिया जाता आपको, ये आंसर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमें डालना है पहले फंक्शन का डोमेन तो चेक करो, क्या फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है, नहीं, पूरा रियल नंबर में ये लॉग तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फंक्शन का डोमेन पहले निकालो। डोमेन ही है 2 से ∞, तो ये कैसे आएगा, 2 से 3 में सिर्फ इंक्रीजिंग होगा और 3 से ∞ में ये डिक्रीजिंग होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ आ रहा है ना। तो जो डोमेन में नहीं है उसको लेकर के बातचीत अपन थोड़ी ना करेंगे, समझ आ रहा है क्या। ऐसे ऐसे गलती से बच के रहना, ठीक है ना। बच्चे पता नहीं चलते इसीलिए बोल करके दे रहा हूँ, है ना। जो भी बच्चों का कॉपी देख करके ऑब्जर्व किया जिंदगी में उसी से बता रहा हूँ, या फिर खुद के टाइम का खुद का मिस्टेक्स याद करके जितना आपको पहले से वार्न करके देना, है ना।
हेनरी सर हमेशा एक बात बोलते हैं, याद है कि ऐसा गलती नहीं करना है जो आपके आसपास में सभी कर चुके हैं। याद है ना आपको ये बात? बस ध्यान से समझना, याद रखना, बता करके दे रहा हूँ तो याद रखना है, ठीक है? कि फंक्शन का डोमेन पे पहले ध्यान दोगे, ऐसा नहीं कि डोमेन पे ध्यान ना दे करके, या तो इंटरवल दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली सोचोगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में तो ज्यादा सोचने वाला कोई चीज ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर वगैरह है, अंडर रूट वगैरह है तो सोचोगे, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है। इंटरवल दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप डोमेन पहले देखोगे, वैसे उन लोगों की तरह काम नहीं करोगे। भले यहाँ तक करने के बाद आपको नंबर तो दे दिया जाएगा, बट 1 या 1.5 नंबर अगर एग्जामिनर चाहता है तो बिल्कुल काट सकता है ना? अगर फुल मार्क आ जाता है आपका तो बिल्कुल ये सब चीजों में छाट के वो लोग काट देंगे। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। sin to the power 4x plus cos to the power 4x, sin to the power 4x plus cos to the power 4x, ठीक है? समय कितना हुआ देखिए एक बार। अरे बाप रे, आधा घंटा तो हो चुका है। चलो फटाफट कर लेते, ये वाला लिख लिया तो कर ही लेते। ये f हो गया, f डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा रे? 4 sin क्यूब x इंटू cos x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस sin x। क्लियर है? चलो तो 4 sin x cos x, अंदर बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस sin 2x। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्विंग आना चाहिए। ये ट्वाइस sin 2x, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos 2x, तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा sin 4x। ठीक है ना? सिंप्लीफाई हो गया देखो, ठीक है? अभी इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, दैट इज sin 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल में 0 से π/2 में, वही हो जाएगा आंसर। अभी 0 से π/2 में आपको देखना है ना, तो आपके यहाँ पे ये तो x का वैल्यू दिया है, बट ये कौन है? 4x है, तो 4x क्या हो जाएगा? 0 से 2π हो जाएगा। अभी sin थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है 0 से 2π में? जहां पे 4x का वैल्यू आपका पाई से 2π होगा, दैट इज पाई से 2π में ये नेगेटिव होता है। पता है ना आपको? 0 से 2π में, पाई से 2π में sin थीटा नेगेटिव होता है, तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो 4x का वैल्यू है, अभी अगर x का वैल्यू का बात करूं तो ये π/4 से आ जाएगा आपका π/2, तो π/4 से π/2 में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, और 0 से π/4 में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर? ये वाला सवाल आप खुद से कर लेना, लिखा था बट टाइम अप हो गया है ना, ये तो लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, कम से कम 100 मिनट्स के अंदर तो खत्म करना ही। चलो तो ये आप खुद से कर लीजिएगा आराम से, अगर नहीं होता है तो डाउट डिस्कशन तो होगा ही, उसमें बता देंगे, ठीक है ना? तो इसी के साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक थ्योरी देखें आज के लेक्चर में हम लोग, है ना? तो उस चीज को आप अच्छे से पहले समझो, है ना, प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट और 2 लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 और 3 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा।